नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू आज चंडीगढ़ दूरदर्शन केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम कुछ कविताएं, कुछ उपन्यास, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ की बातें करेंगे। और बातें क्या जी, कहने की बात तो ये है कि पेपर के पुलिंदे में यूँ लिख दी हैं वफ़ाएं, पेपर के पुलिंदे में यूँ लिख दी हैं वफ़ाएं, महकेंगे गुलिस्तां कभी गुजरे जो हवाएं, गर धूप जो लग जाए नए फूल आएंगे, गर धूप जो लग जाए नए फूल आएंगे, पंछी इन्हीं वफ़ाओं की गज़लें सुनाएंगे, पत्तों पे छंद होंगे, पत्तों पे छंद होंगे, कलियों में कवाली, जुगनुओं की बारात से हो जाए दिवाली, बरसेगा ने होगी गर इश्क की मिट्टी, झोंके हवा के लाएंगे इस प्यार की चिट्ठी। तो कविताओं की अपनी दुनिया होती है, कविताओं का अपना जादू होता है, कविताओं का अपना प्यार होता है। तो इन्हीं सारी कविताएं, या एक तरह से कहें कि साहित्य की एक अनोखी दुनिया लेकर मैं डॉक्टर मंजू चौहान आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और साथ ही साथ एक शब्दों के जादूगर को अपने साथ लेकर आई हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर राजन गोत्रा। वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और देखिए, जब लिखने की बात आती है तो लिखना अपने आप में एक जादू होता है। एक ज़रा सी बात जो कहें कि बहुत ही नॉर्मल होती है, और जब एक कवि या एक ऑथर, राइटर जब उसको लिखता है तो वो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। और ऐसे मुझे अपनी एक कविता याद आ जाती है। जब हम बात करते हैं साहित्य की, जब हम बात करते हैं कविताओं की, तो एक मैंने कविता लिखी थी कि शायरों का क्या भरोसा। ये एक सवाल भी है जिसके थ्रू मैं अपने मेहमान से ये सवाल का जवाब भी चाहूँगी कि शायरों का क्या भरोसा ये अलग होते ज़रा सा, कि शायरों का क्या भरोसा ये अलग होते ज़रा सा, कल्पना को मीत लिख दे, शोर को संगीत लिख दे, गीत में खामोशी ढूंढे, खामोशी को गीत लिख दे। तो क्या सच में ऐसा होता है कि शायरों का कोई भरोसा नहीं होता? तो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं डॉक्टर राजन गोत्रा जी, जो कि मेडिकल फील्ड से हैं फिर भी लिखते हैं और बहुत उम्दा लिखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आज इस स्टूडियो में आपका। और बताएं कि क्या सच में ऐसा होता है कि शायरों का कोई भरोसा नहीं होता? नमस्कार मंजू जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और दूरदर्शन का कि मुझे सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा है कि शम्स की आंख से शबनम को चुरा लाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। शम्स की आंख से शबनम को चुरा लाते हैं, तुम इनकी काबिलियत पे शक ना करो, खुदा के घर से फरिश्ते चुरा लाते हैं। क्या बात है, ये क्या बात है। शायर कर सकते हैं, साहित्यकार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं आप, पर मुश्किल ये है कि उनकी सोच अलग होती है। तो इसलिए लोगों को लगता है इनका भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब क्या बोल दें। तो अगर आप अपने वो कहते हैं ना, दूसरे के जूते में उतर के देखें, तो अगर उनके मन से आप कनेक्ट हो सकें तो शायद आप समझ पाएं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। चलिए, तो आज हम इस साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी भी यात्रा की शुरुआत करते हैं तो उसकी अपनी एक कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने लिखना शुरू किया था, मैं बहुत छोटी थी, 7th में पढ़ती थी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे पापा का कहना ये था कि पहले अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बाद में अपना पैशन देखना, पहले प्रोफेशन उसके बाद पैशन। और इसलिए वो कहते थे कि नहीं, लिखना नहीं है। फिर भी कभी होता है ना, अंदर वो चैन से बैठने नहीं देता, वो हमेशा आपको कहता है कि नहीं, तुम्हें लिखना है, तुम्हें लिखना है। तो चोरी चोरी लिखते हैं, जैसे कुछ गलत काम कर रहे हो, मगर फिर भी चोरी चोरी लिखती थी। अब भाई ने एक दिन देख लिया, उसने जाके पापा को बता दिया कि तो लिख रही है। तो तब मैंने अपने भाई से कहा था कि ये भी मुमकिन है कि मेरी ही छवि निकले, ये भी मुमकिन है कि मेरी ही छवि निकले, काश तेरे बच्चे भी किसी दिन कवि निकले। तो क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि लिखने की वजह से कभी किसी को कोई परेशानी हुई हो? नहीं, परेशानी देखिए नहीं होती है किसी को किसी के भी लिखने से। बिकॉज जब आप देखिए, जो साहित्य है या जो कविताएं हैं, गज़लें हैं, जो ये क्रिएशन है, ये जो चीज़ क्रिएट हो रही है वो किसी को तंग नहीं करती जी। हाँ, लोगों का उस पर नज़रिया अलग हो सकता है। मेरे पिताजी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो मैं चोरी लिखता था जी।
फ़र्क सिर्फ इतना रहा, मैंने अपनी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाने दी। ओहो। तो क्योंकि होता क्या था कि जिस ज़माने में हम बड़े हुए हैं उस ज़माने में मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। हम तब बड़े हुए हैं जब हम दूरदर्शन पे चित्रहार और पिक्चर शनिवार इतवार को देखते थे जी। वो भी घर वाले बोलते थे। तो उस माहौल में जब हम बड़े हुए हैं तो हम जो भी लिखते थे अपने तक रखते थे कि पिताजी ने देख लिया तो उनको लगेगा कि लड़का बिगड़ गया है। जी बिल्कुल। हाँ, ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, सीखते रहे, लिखते रहे, बट मैं इस बात का बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अब नहीं रहे मेरे बुज़ुर्ग, लेकिन वो बहुत फ़ख्र महसूस करते थे कि उनका लड़का लिखता है। जब मेरी किताब छपी और मैंने उनको भेंट करी और मैं उनको गज़लें अपनी भेजता था, पर जब कैरियर में घुस गए, कुछ बन गए उसके बाद, तो तब उनको इस चीज़ का फ़ख्र महसूस होता था। सही समय पे लोगों का नज़रिया बदलने के बजाय सही समय पे उनके साथ वो चीज़ शेयर की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा असर रखती है। बिल्कुल, हर काम का अपना वक्त होता है, हर काम का अपना समय होता है, और समय पर करी जाए तो फिर वो मेहनत रंग लाती है। हाँ, इसीलिए एक बड़े शायर ने कहा है, ये दुनिया है यहाँ हर काम होता है सलीके से, यहाँ पत्थर को भी लालो गौहर कहना ही पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत दुनिया के तौर तरीके से चलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अड़चन आती है उसमें। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज मैं देख सकती हूँ हमारे सामने आपकी कुछ किताबें भी रखी हैं। ऐसे फिर मुझे अपनी कविता की लाइनें कुछ याद आ जाती हैं कि थोड़ी शाबाशी थोड़ी झिड़कियाँ हैं, थोड़ी शाबाशी थोड़ी झिड़कियाँ हैं, किताबें किताबें नहीं खिड़कियाँ हैं। क्या बात। तो इसी खिड़की से हमें दिखाइए कि किस तरह की दुनिया आपने अपनी किताबों के अंदर बसाई है। तो पहली किताब है दिल का सफ़र। जी, एक ये है दिल का सफ़र, जो उर्दू गज़लें और नज़में हैं, जी। और एक ये नावल है टाइम नेवर हील्स, इंग्लिश में है। जी। तो कुछ खास वजह कि जो कविताएं हैं वो उर्दू में हैं और जो कहानी है, कहानी मतलब फिक्शन है, नोवेल है, तो वो इंग्लिश में लिखा गया है। तो इसकी कुछ खास वजह है कि नहीं, मुझे लगता है कि कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन एक लिखने वाला अपने ख़याल को जिस भी भाषा में सहज महसूस करता है उसमें पेश कर सकता है। मैं एक नावल और लिख रहा हूँ जो अभी शुरुआती चरण में है, हिंदी का है, और एक इंग्लिश का भी है जो अभी चल रहा है। और लेकिन कविताएं, ये मेरा बायस है, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि उर्दू से मीठी कोई ज़बान नहीं है कविता या गज़ल, या क्योंकि जो गज़ल और नज़म में खूबसूरती है, ये मेरा अपना बायस है। अब हिंदी में कविता लिखने वाले या अंग्रेज़ी में लिखने वाले इससे ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन मैं उनकी उतनी ही इज़्ज़त करता हूँ। और मैं शायद उतना अच्छा उर्दू में पोइट्री नहीं कर पाता, इसलिए मैं जिस चीज़ में सहज महसूस करता हूँ मैं उसमें करता हूँ। जी जी बिल्कुल। और ये होता भी है कि देखिए ज़िंदगी तो वही होती है, ऐसे कहते भी है कि भले ही मतलब अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, मगर ज़िंदगी वही है, सांस भी वही है, कि अपने अपने शब्द सभी की अपनी अपनी भाषा है, वही ज़िंदगी वही सांस है, भिन्न मगर परिभाषा है। तो हर कोई अपनी अलग अलग परिभाषा दे रहा है। और मैंने पंजाबी में भी एक दो गज़ल या कविता लिखी है, हिंदी में भी लिखी हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऊपर से ख्याल जैसा उतरता है जी, वैसे ही कलम पे उतर जाता है, बिकॉज़ हम एक ज़रिया हैं जिसमें ऊपर वाला जो रंग डालता है उस रंग में हम उसको रंग देते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं। तो अब एक बार मैंने लिखा कि लिखना मेरी कला नहीं, ना ही मेरा जुनून है। लिखना मेरी कला नहीं, ना ही मेरा जुनून है, मेरे शब्द मेरे घाव हैं, मेरी इंक मेरा खून है। क्या बात। तो क्या कुछ ऐसे घाव हैं जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, या क्योंकि दिखा नहीं पाए तो इसलिए आपने वो लिख दिए?
देखिए, घाव दिखाए ना जाए तो फायदा क्या है। जी। तो एक शेर था मेरा कि लोग कहते हैं उम्र इश्क में ज़ाया हुई, लोग कहते हैं उम्र इश्क में ज़ाया हुई, हमने उस दौर से गज़लों का हुनर सीखा है। क्या बात है, क्या बात तो है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन, कुछ लोग हास्य व्यंग लिखते हैं, वो भी किसी सिचुएशन से इंस्पिरेशन लेते हैं। जी जी। सो हर जॉनर का एक अपना इंस्पिरेशन होता है। तो आपको, आप जिसमें कंफर्टेबल होते हो, आप जिसमें सहज महसूस करते हो, उसमें आप लिखते हो। जी। तो है, बहुत कुछ है। तो बिल्कुल। मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रही थी वो सिर्फ मैंने इसलिए पूछा कि कई बार ऐसे होता है कि ज़िंदगी में कुछ हुआ और वो आप डायरेक्टली नहीं लोगों को बता सकते, तो इसलिए बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने कविताओं का सहारा लिया। इसलिए जैसे ज़्यादातर जैसे गज़लें हैं तो वो जुदाई में, दुख में, पेन पे बेस्ड होती हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि मतलब घाव होते ही दिखाने के लिए हैं, पर वो कई बार सीधे नहीं दिखाए जाते, वो साहित्य के ज़रिए दिखाए जाते हैं। जैसे एक ये छोटी सी मेरी कविता है, मैं इरशाद। रखना चाहती हूँ आपके सामने कि जो मैंने उस दिन तुम्हें दिए थे वो राज मेरे संभाल लेना, जो मैंने उस दिन तुम्हें दिए थे वो राज मेरे संभाल लेना, जो गठरी जख्मों की बांध दी थी वो गांठ मैं यूं ही खोल बैठी, क्या बात। जो गठरी जख्मों की बांध दी थी वो गांठ यूं ही मैं खोल बैठी, न जाने उस दिन क्या मुझको सूझी, मैं खुद को यूं ही टटोल बैठी, जो ना था कहना वो कह गई थी, जो ना था कहना वो कह गई थी, मैं भावनाओं में बह गई थी, कहीं से देखो ये रिस न जाए पर दिल में इसकी कशिश न जाए, हर कोना कोना खगाल लेना, वो राज मेरे संभाल लेना, वो राज मेरे संभाल लेना। अब ये बात मैं किसी से नहीं कह रही, ये मैं अपनी किताबों से कह रही हूँ कि जो मैं कहना चाहती थी वो मैं दुनिया को तो नहीं कह सकती, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ बाहर निकलना भी ज़रूरी है। इमोशनल वेंट आउट की मैं बात कर रही हूँ। तो आप कहाँ तक मेरी बात से सहमत करते हैं? मैं अपना बता सकता हूँ, जी। क्योंकि हर इंसान का एक अपना व्यक्तित्व होता है और वो एक तरीके से निखरता है। जी। हाँ, कुछ इंस्पिरेशन आपको अपनी ज़िंदगी के झटकों से ज़रूर मिलती है, वो चाहे किसी भी तरह के हों। लेकिन जब आप अपने अंदर के कला को निखारते हो, उस पे काम करते हो और उसमें गहरा उतरते हो, तो मुझे लगता है उसके बाद कुछ चीज़ें आपका एक सलीका बन जाता है लिखने का। जैसे आज भी मेरी वाइफ मेरे से बहुत लड़ती हैं कि जब मैं नहीं थी तब तो तुम दुखी लिखते थे, अच्छा। तुम अब भी दुखी लिखते हो, अब क्या है? तो वो समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप दुख में से गुजर रहे हो इसीलिए आप वैसा लिखते हो। आपका आई थिंक एक जो आपकी कला है उसका एक सोच और उसका एक तरीका बन जाता है जो आपके अंदर उतरता है और लिखवाता है। जैसे मैंने बताया था कि अब कुछ चीज़ें अपने आप उतरती हैं। मैंने एक नज़म लिखी थी, जी बिल्कुल, सुनना वो चाहिए। मैं आपको सुनाऊंगा अभी। वो 4 लाइनें लिखी गई, पहले 6-7 महीने हो गए, उसका कुछ नहीं, मैं देखता था रख देता था, जी। कोई ख्याल दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर मेरी अपनी बीवी से लड़ाई हुई। अच्छा। तो वो कोल्ड वॉर चल रही थी। हाँ हाँ। तो चाय उनको दी मैंने, हम बैठे थे, मैंने डायरी खोली और वो 15 मिनट में पूरी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि जो मैम कह रहे थे, मतलब आपकी वाइफ ने कहा कि पहले आप दुख लिखते थे और अभी भी दुखी लिखते हैं, तो और जो 4 लाइनें अधूरी रह गई थी और वो उस टाइम में पूरी हुई जब कोल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन आप अगर इसे सुनेंगे ध्यान से जी। और आप इसमें गहरा उतरेंगे तो आपको ये सुनने में दुखी लगेगी, लेकिन ये आपकी फिर भी मेरा उनके लिए प्रेम ही जता रही है। जी तो ये ऐसे है कि कुछ ऐसे दर्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, जी। कुछ ऐसे दर्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, तुम्हारी तरह इनसे भी तो मेरा वादा है, क्या बात है। इनकी अजमत को मैं नीलाम कर नहीं सकता, राज जो दिल में है वो आम कर नहीं सकता, क्या बात है। माना हम दर्द हो ए बाब हो गमखार हो तुम, मेरी वीरान जिंदगी का आबशार हो तुम, क्या बात है, क्या बात। मगर ये राज तुमसे फिर भी कह ना पाऊंगा, अपने जख्मों की नुमाइश मैं कर ना पाऊंगा। जी।
पूछती हो सदा मैं क्यों हसास रहता हूँ, पास हो फिर भी क्यों इतना उदास रहता हूँ। क्या बात है। कहूँ ये कैसे कभी तुम समझ ना पाओगी, मेरी नाकामियों की गर्द में गुम जाओगी। मैंने ताउम्र संभाला जिन्हें जेवर की तरह, जी। जो मेरे दिल में रहे हैं किसी नश्तर की तरह। तुम ही कहो क्या उनसे बेवफा मैं हो जाऊं, तुम्हारे इश्क की रंगीनियों में खो जाऊं। अरे भाई क्या कि बात। तुम्हारे आने के बाद उनको छोड़ कैसे दूं। हाँ जी जी बिल्कुल। तुम ही कहो क्या उनसे बेवफा मैं हो जाऊं, तुम्हारे इश्क की रंगीनियों में खो जाऊं। तुम्हारी तरह उन्हें भी तो इश्क है मुझसे, क्या बात है। तुम नहीं जानती उनको तो रश्क है तुमसे। मेरी पेशानी पर ये बल जो तुमको दिखते हैं, ये मेरे गम हैं जो प्यार से लिपटते हैं। तुम्हारी तरह इन्हें मैं भुला नहीं सकता, मेरा वजूद है इनको मिटा नहीं सकता। तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे जाने के बाद, अच्छा जी। यही तो हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। क्या बात है क्या बात है। जो खला मेरे दिल में छोड़ जाती हो अक्सर, यही तो हैं जो उसे आंसुओं से भरते हैं। इसलिए हम नवा ना पूछ मुझे क्या गम है, मुझसे ना पूछ मेरी आंख किस लिए नम है। अरे भाई क्या क्योंकि बात है, कुछ दर्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, क्योंकि कुछ दर्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही ये बहुत गमगीन लगती है, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ है वो ये है कि मैं उनकी केयर करता हूँ, तो मैं अपनी परेशानियों उन पे नहीं ला दूंगा, अंदर ही रखूंगा। जी सो ये भी एक प्यार है। जी बिल्कुल। सुनने में गमगीन लगता है, तो जो नहीं समझते हैं, जैसे वो कहती है मुझे तुम्हारा लिखा नहीं समझ आता, तो ऐसे होता है। जी बिल्कुल। अब देखिए इस कविता में भी आपने कहा कि मैं अपने जख्म दुनिया को नहीं दिखा सकता। अभी आपने कहा था कि जख्म पर दिखाने के लिए देखिए जो शायर है ना वो हमेशा पैराडॉक्स में बात करता है। जी मैं दिखा रहा हूँ पर मैं कह रहा हूँ मैं नहीं दिखा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी एक कविता सुनने के बाद सच में बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है, तो बिल्कुल इसकी तारीफ में ये कहना चाहती हूँ मैं कि कहाँ से लाई कलम तुम्हारी इतनी पीर कविवर कह दे, कि कहाँ से लाई कलम तुम्हारी इतनी पीर कविवर कह दे, कैसे इसमें मीरा बसती बसे कबीर कविवर कह दे। हंसती रोती कलम तुम्हारी, कभी हंसती है कभी रोती है, कि हंसती रोती कलम तुम्हारी क्या तकदीर कविवर कह दे। अभी कली थी कोमल कोमल फिर शमशीर कविवर कह दे। तो सच में कवि तो अपने आप में एक अजूबा होता है कि कभी हंसता है और कभी रोता है। देखिए एक ये गजल आपकी नजर करना चाहूंगा। जी मैं बिल्कुल बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। अंधेरे हैं उजाले हैं बदन पर छाले छाले हैं। क्या बात है क्या बात है। अंधेरे हैं उजाले हैं बदन पर छाले छाले हैं, कोई तो आके सुन ले जो हमारे दिल के नाले हैं। तो अब कविवर बुला रहे हैं कि आके सुनो मेरी। जी। हमारे गम हमें प्यारे हैं अपनी जान से बढ़कर, हमारे गम हमें प्यारे हैं अपनी जान से बढ़कर, कलेजे से लगाए हैं ये औलादों से पाले हैं। क्या बात है क्या बात है। और हमारे इश्क से बढ़कर हमारे दर्द की शिद्दत, हमारे इश्क से बढ़कर हमारे दर्द की शिद्दत, न जाने कैसे हम इतनी तेरी यादें संभाले हैं। अरे भाई क्या बात है। और क्या चलो अब जाम भरते हैं, चलो अब अश्क पीते हैं। अच्छा। चलो अब जाम भरते हैं, चलो अब अश्क पीते हैं, चलो अब जान देते हैं कि सब तेरे हवाले है। अरे रे बहुत ही और हमें ना तीरगी से रश्क, जुगनू से हमें नफरत। अच्छा। मुझे अंधेरे से प्यार है और जुगनू से नफरत है। अच्छा जी। हमें ना तीरगी से रश्क, हमें जुगनू से हमें नफरत, हमें सूरज से क्या लेना तुम्ही से सब उजाले हैं। क्या बात है क्या बात है। और तुम्हारी समत से बादे सबा आए तो हैरानी, तुम्हारे समत से बादे सबा आए तो हैरानी, तुम्हारे शहर में तो सांस लेने पर भी ताले हैं। अरे भाई क्या बात है। और जिन्हें हम दोस्त कहते हैं समर होंगे वही कातिल। समर मेरा तखल्लुस है जी। जिन्हें हम दोस्त कहते हैं समर होंगे वही कातिल, हंसी चेहरे ये गोरे हैं मगर दिल सबके काले हैं। अरे भाई क्या बात है, आपने तो सच्चाई बयां कर दी। बिल्कुल इस कविता को की तारीफ करनी पड़ेगी। ये कहेंगे कि तमन्ना बस देखने की थी वो जीने का ख्वाब बन गया। क्या बात है। कि तमन्ना बस देखने की थी वो जीने का ख्वाब बन गया, जो चाहे एक गजल पढ़नी वो पूरी किताब बन गया। क्या बात। तो एक ही गजल में आपने
पूरी किताब का जो सार है वो हमें बता दिया। अब हम आते हैं आपकी दूसरी किताब पर, टाइम नेवर हील्स। जी। मतलब देखिए, इस दुनिया में जितने लोग हैं, मतलब अभी तक मैंने किसी से नहीं सुना कि टाइम नेवर हील्स। ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ कि टाइम नेवर हील्स। कहते हैं कि जो समय होता है, वक्त होता है, वो सबसे बड़ा मरहम होता है। कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, कोई भी चला जाए, मतलब ऐसे क्या कहा भी है किसी ने कि यूँ तो मरता नहीं कभी किसी की जुदाई में, फिर भी खुदा कभी किसी को जुदा ना करे, किसी से जुदा ना करे। तो वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि समय होता है, वक्त होता है वहाँ पे, तो वक्त धीरे धीरे करके हील कर देता है और आप अपनी ज़िंदगी कुछ टाइम के बाद नॉर्मली जीने लगते हैं। तो आज जो हमारे सामने साहित्यकार बैठा है, जो हमें एक नई दुनिया में ले गया है और सब शब्दों की अपनी जादूगरी दिखा रहा है, मैं उस साहित्यकार से जानना चाहती हूँ कि उनका टाइम हील क्यों नहीं करता है। देखिए, ये जो है टाइम नेवर हील्स, जी। आप कभी ध्यान से देखें तो जो कहते हैं ना टाइम विल हील इटसेल्फ, समय मरहम दे देगा, ये कौन लोग कहते हैं? वो नहीं जो जख्मी है, जो उसको तसल्ली देने आते हैं, वो कहते हैं। लेकिन जो जख्मी है उससे पूछा किसी ने कि क्या टाइम ने हील किया कि नहीं? ओह, ये बात तो है, बिल्कुल। तो ये उस जख्मी की कहानी है जिसको टाइम ने हील नहीं किया। जी। उसके सब आसपास वाले प्यार करने वाले उसको यही बोलते हैं कि भर जाएगा जख्म टाइम से। लेकिन अब हम सुनते हैं और हम लोगों को भी खुद भी कहते हैं, किसी के कोई चला जाता है, कोई बिछड़ जाता है, तो हम कहते हैं यार कोई नहीं, टाइम से ठीक हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। लेकिन क्या 6 महीने बाद हमने जाके कभी किसी को पूछा कि टाइम से हील हुआ कि नहीं? क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन जिंदगी के साथ वो कितने नासूर और कितने जख्म लेके हर इंसान घूमता है। जी। हम खुद के अंदर भी देख लें तो हम बचपन से कितनी चीज़ें अपने अंदर समेट के रखते हैं जो हम किसी से कहते नहीं हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब भी उन चीज़ों का जिक्र आता है, वो हमारे अंदर टीस ज़रूर उभरती है। बिल्कुल। तो इट सीम्स टाइम हील्स बट टाइम नेवर हील्स। जी। हाँ, समय जो है वो जख्म भरता नहीं है, समय आपको जख्म सहने की शक्ति दे देता है। हाँ, यूँ भी कहा जा सकता है कि शक्ति दे देता है। मतलब ऐसा होता है कि जब कोई ज़ख्मी हुआ तो वो रोता है, या किसी की कोई बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हो गई तो वो रोता है कुछ टाइम के लिए, पर ये नहीं होता कि वो हमेशा ही रोता रहता है। तो कुछ टाइम के बाद उसे ज़िंदगी या कहें समय, तो टाइम आपको हील नहीं करता है, टाइम आपको सस्टेनेबिलिटी दे देता है। जी 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 जी। टू गेट थ्रू द थिंग्स। बात बहुत गहरी है, इसलिए कहना चाहूँगी कि गहराई इतनी है तुम में था कोई पा नहीं सकता, कि गहराई इतनी है तुम में था कोई पा नहीं सकता, लहर हो या समंदर हो कोई बतला नहीं सकता। बहुत बढ़िया। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा खेल है या एक ऐसा जादू है जो शब्दों से खेला जाता है, लफ्ज़ों से खेला जाता है, चाहे आप हिंदी में लिखते हैं या आप इंग्लिश में लिखते हैं या पंजाबी में लिखते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि आपने शब्दों का जादू किया, आप कहना कुछ और चाहते थे और आपने जब कहा तो कुछ और ही आपके मुंह से निकलता है। इसके लिए एक छोटा सा मेरी नज़्म कह लीजिए उसको, एक छोटी सी है, वो भी एक क्वेश्चन है आपके लिए, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन भी कविता की फॉर्म में ही लेकर आई हूँ। जी ज़रूर। जी, तो क्वेश्चन ये है कि लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या? कि लफ्ज़ किसी के अपने हैं क्या? बादल के टुकड़े पर बैठा वो शायर लिखता रहता था, कि बादल के टुकड़े पर बैठा वो शायर लिखता रहता था, जो ना कोई देख सका था वो उसको दिखता रहता था, अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था, अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था, गम का बिस्तर दर्द सिराने रख के रात को सोया था, परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे, आँख में रांझे हीर बसाकर गीत वफा के गा रखे थे, दिल का खून गिरा आँखों से दुनिया पानी समझ रही थी, दिल का खून गिरा आँखों से दुनिया पानी समझ रही थी, टूटे दिल की दास्तान को फ़कत कहानी समझ रही थी, है हताश वो शायर कितना उपमाएं सब व्यर्थ गई हैं। अब मैं अपने प्रश्न के काफ़ी नज़दीक आ गई हूँ कि है हताश वो शायर कितना उपमाएं सब व्यर्थ गई हैं, वो बेचारा भी क्या करता, सब लफ्ज़ों के अर्थ कहीं हैं। तो क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि आप कहना कुछ और चाहते थे और जो आपका पाठक है वो कुछ और ही समझ गया?
मुझे लगता है ऐसा अक्सर होता है और सबके साथ होता है। जी बिकॉज देखिए, आप बगीचे में जाएंगे, आपको सर्दी के दिनों में सुबह सुबह जाइए, ओस गिरी होती है। जी आप देखेंगे कोई, आप तो साहित्यकार हैं खैर, जी। कोई भी एक आदमी जाएगा वो कहेगा यार फूल भी गीले हैं, पत्तियां भी गीली हैं। और मैं शायद कहूँ कि देखिए, शबनम फूलों को चूम रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। तो अर्थ अलग अलग है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। अब होता क्या है कि मुझे लगता है आप एक साहित्यकार की तरह से आप कभी देखेंगे तो जो शायर लोग हैं खास करके, और जो साहित्यकार हैं वो भी, अंदर एक बेचैनी होती है हमेशा। जी 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 बिल्कुल। वो बेचैनी इसलिए होती है कि वो जो कहना चाहते हैं लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो अगर मैं ये सोच के लिखूं कि मैंने लिख दिया, जी मैंने अपने लिए जो एक्सप्रेस करना था वो कर दिया, अब कोई पहुंचे नहीं पहुंचे ये उसकी। पर इसी के साथ एक और प्रश्न बीच में आ जाता है कि क्या ये साहित्यकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने पाठकों के दिल तक छुए, क्योंकि आज की जो समस्या है वो कुछ दूसरी है। आज ये है कि लिखने के लिए साहित्यकार लिख रहे हैं, बहुत किताबें लिखी जा रही हैं, पर आजकल कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। और अगर हम खास करके बात करें कविताओं की, गज़लों की, कोई गज़लों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहता। तो क्या ऐसे सिनेरियो में साहित्यकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जी देखिए, ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ जी, या मैं बाकी सबसे बहुत उम्दा लिखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज की टाइम में जो लिखने वाले हैं वो, आपने सही कहा, उनकी एक जिम्मेवारी है कि लोगों तक क्या पहुँचाते हैं। जी, तो वो लोगों तक बहुत कुछ पहुँचा भी नहीं रहे हैं। अगर एक साहित्यकार का एक नॉवल या एक कहानी हिट होती है, 10-20 साहित्यकार उसके तरह की मिलती जुलती एक और लिख देंगे जी कि ये चल रहा है, ये लिखो। जी तो वो कला का सृजन नहीं हो रहा है, जी, वो भेड़ चाल हो रही है। इसलिए बहुत से लोग शायद पढ़ भी नहीं रहे हैं। जब आप अच्छा लिखते हैं जी तो लोग रुक कर सुनते हैं। आप गुलजार जी को देखिए, जी जी आज की डेट में भी वो कुछ भी कहते हैं, लोग रुक कर सुनते हैं, चाहे वो 2 लफ्ज़ ही बोलें। जी जी बिल्कुल। तो आप कितना अच्छा लिखते हैं या कितना अच्छा बोलते हैं, वो लोगों को आपकी तरफ खींच ही लाएगा देर सवेर। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये भी है कि साहित्य की अपनी जिम्मेदारी होती है, और हमारे बहुत सारे साहित्यकार ऐसे हैं, और जो आज के हमारे मेहमान हैं राजन गोत्रा जी, तो वो सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज वो हमारे शो में आए और उन्होंने इतनी खूबसूरत जानकारी दी, इतनी खूबसूरत अपनी कविताएं हमें पढ़ के सुनाई, और साथ ही साथ हमें साहित्यकार की जिम्मेदारी से भी रूबरू कराया। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करूँगा कि लोग जैसा भी है छोटा मोटा उसे पढ़ेंगे और प्रोत्साहन देंगे आगे लिखने के लिए। जी जी, आमीन आमीन, बिल्कुल।